हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों को ओनली यूपी टेट टारगेट बैच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है आयोग के द्वारा। तो अब आपका एग्ज़ाम होगा 23 जनवरी 2022 को। इससे पहले क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, वे क्या करें, अपने आप को यूपी टेट में पूरी तरीके से झोंक दें, मेहनत में, बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत में लगातार लग जाएं। तो अब आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कोर्स जिसमें आप क्वेश्चन के माध्यम से अपने तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं, यानी परिपूर्ण कर सकते हैं। आइए समझते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। आज के जो हमने प्रश्न लिया है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपके हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्क्राइब तो नहीं किया जाएगा मेरे द्वारा। लेकिन हाँ, कल जो आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब किया जाएगा, ताकि आपको चीज़ों को जो अतिरिक्त जानकारी है उसको भी आप समझते चलिए। और आप देख रहे हैं इस समय सीटेट में बड़ा अलग तरीके से प्रश्न को पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन कहता है जांच सूची, दूसरा ऑप्शन कहता है कि साक्षात्कार सूची, और तीसरा ऑप्शन कहता है लिखित परीक्षा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि अवलोकन। देखिए, सभी प्रश्नों का आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, मतलब कि सॉरी, इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। और एक बात, ठीक है, जैसे अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको जांच सूची के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार जांच सूची के बारे में जाकर घर पर पढ़िए। साक्षात्कार सूची क्या होती है, लिखित परीक्षा क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, इसके बारे में एक बार आप स्वयं पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन सभी चीज़ों के बारे में और मैं बेहतर तरीके से जानकारी दूंगा। लेकिन हाँ, अभी आप क्या करिए कि आप जाकर घर पर पढ़िए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन के लिए जो सबसे अच्छी दृष्टि है वो है एक तरीके से जांच सूची है। जांच सूची है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन कहता है उच्च, दूसरा ऑप्शन कहता है सर्वोच्च, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बुनियादी, और चौथा ऑप्शन कहता है औसत। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है और प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप किसको एक तरीके से किसमें दक्षता प्राप्त होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी दक्षता, मतलब एक तरीके से बुनियादी दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो भाषा के विभिन्न कौशलों के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है क्रमिक, एकीकृत, उच्च और निम्न। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो क्रमिक होना चाहिए। देखिए, कोई भी भाषा अगर आपको सीखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्रमिक रूप से यानी सीरीज वाई क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तभी किसी भी भाषा को आप बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। आपकी बात करें यानी बच्चों की बात करते हैं, अगर बच्चों के संदर्भ की बात करते हैं तब भी यही बातें लागू होंगे, सभी के लिए है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। अब आप लोग बताइए इसको कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी। आपको अगर ध्यान करिए कि हमने आपको व्याकरण शिक्षण पद्धति के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि आगमन विधि है, सूत्र विधि लागू होगी, या पाठ्य पुस्तक विधि प्रभावी होगी,
और निगमन विधि यहाँ पर प्रभावी होगी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्याकरण, अगर आपको थोड़ा से ध्यान रख कर इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दें तो आप दे सकते हैं, अगर आपको पता हो तब। ठीक है, पता में क्या होना चाहिए, जैसे आपको आगमन विधि और निगमन विधि में आपको थोड़ा से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की विधि में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी यानी कि अपेक्षाकृत सबसे प्रभावी विधि अगर मानी जाएगी कोई, वो है आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम को बताया जाता है। ठीक है, तो जब अगर किसी चीज़ को समझाने से पहले यदि आप एग्जाम्पल देकर समझाते हैं तो बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में वो चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है। बोलना कौशल पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषिक संरचना की जानकारियों पर बल देता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मातृभाषा का प्रयोग निषेध करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण का उपागम आप लोग बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके आंसर की बात करते हैं। तो भाषा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छी भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किस प्रकार का विचार है। जीन पियाजे साहब कहते हैं, या किसका विचार है, ऐसे कह सकते हैं, यह किसका विचार है। तो जीन पियाजे साहब का विचार है, या एल.एस. वाइगोस्की महोदय का है, या इवान पावलोव साहब का है, या नोम चॉम्स्की साहब का है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि अच्छी भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, नोम चॉम्स्की महोदय ने इस कथन को प्रतिपादित किया है, यानी कि इस विचार को प्रतिपादित किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और चौथा ऑप्शन कहता है लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर होना चाहिए कि इससे क्या होते हैं कि अगर हम लोकगीतों को भाषाओं की कक्षा में क्या करते हैं, उसको स्थान देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। मतलब अपने कल्चर से क्या होते हैं, वे परिचित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। और चौथा ऑप्शन कहता है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें उचित नहीं हैं, तो यहाँ कहा जा सकता है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने और सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य को मानते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री को मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं, या संज्ञानात्मक को मानते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है भाषा को सीखने में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया हुआ है।
तो किसने सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है? स्किनर महोदय ने, पियाजे महोदय ने और वाइगोस्की महोदय ने और चॉम्स्की महोदय ने। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसके आंसर हो जाएगा यानी कि वाइगोस्की महोदय ने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे भाषा को जल्दी सीख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए कुछ ईवीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोंगा पानी में स्थित घर होते हैं और यह पाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तर भारत की नदियों में, केरल के बैक वाटर में, समुद्र में और कश्मीर की डल झील में डोंगा पानी में स्थित घर होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसके विकल्प की बात करते हैं, तो इसके विकल्प हमने आपको बता दिया। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि डोंगा पानी में स्थित जो घर होते हैं वो कहाँ पर हैं? कश्मीर की डल झील में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों से अपना घोंसला बनाता है? बीवर पक्षी और इंडियन रोबिन पक्षी और बारवेड पक्षी और फाख्ता पक्षी। बड़ा सरल प्रश्न है, इसका उत्तर देने में आपको मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा फाख्ता, यानी डी ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है? कौवा और सूर्य पक्षी और डव और बारबेट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पक्षी एक पेड़ के तने में रहता है? एक पेड़ के तने में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारबेट पक्षी जो है एक पेड़ के तने में रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी अपने रहने वाले आवास के पास रहने वाले क्षेत्रों में अपना घोंसला बना लेता है? तो सनबर्ड, कॉपर स्मिथ और बारबेट और कबूतर। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा पक्षी है अपने रहने वाले या आसपास के रहने वाले क्षेत्रों में क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर, इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। आप देखते हैं कि जहाँ कबूतर क्या करता है, हमारे घरों पर ही रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुर्गी का आवास को क्या कहा गया है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। पिंजड़ा, बिल, अस्तबल, सूकर, साला। तो मुर्गी के आवाज़ को क्या कहा गया है? मुर्गी के आवाज़ को क्या कहा गया है? तो मुर्गी के आवाज़ को क्या कहा गया है? पिंजड़ा कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे दड़बा भी होता है, दड़बा यहाँ पर ऑप्शन ना होने के कारण पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने तंबू को रेबो के नाम से बुलाती है? पहला ऑप्शन है कश्मीर की बकरवाला जनजाति, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति और चौथा ऑप्शन है लद्दाख की चांगपा जनजाति। जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने तंबू को रेबो के नाम से बुलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो अपने तंबू को क्या बुलाती है? रेबो के नाम से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश यानी बस्तियों का गठन तब होता है जब कई सड़कों का क्या होता है? अभिसरण होता है। किस आकार में होता है अभिसरण? स्टार आकार में, वृत्त आकार में, वाई आकार में और टी आकार में। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों स्टार आकार में। जब बस्तियों का क्या होता है? स्टार आकार में, स्टार कुछ इस आकार में अगर बस्तियों का क्या होता है? गठन होता है, तब सड़कों का क्या होता है? अभिसरण यानी कि बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उस पक्षी की पहचान करें जो घास के साथ पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है और पत्थरों के बीच में अपने अंडे को देता है। बारबेड पक्षी, कबूतर, बीवर पक्षी और भारतीय रोबिन। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय रोबिन पक्षी जो है एक तरीके से घास के साथ पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है और पत्थरों के बीच में अपना अंडा देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किन बस्तियों में नदी घाटियों के साथ एक दूसरे के बहुत करीब बने घरों की संख्या बड़ी संख्या में है? तो टी आकार के, वाई आकार के और केंद्र यानी कि केंद्र आकार के और फैली हुई।
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन बस्तियों में नदी घाटियों के साथ एक दूसरे के बहुत करीब घरों की संख्या बनी होती हैं, तो किस आकार में बने होते हैं जो बिल्कुल एकदम करीब होते हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो केंद्र आकार में बने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि आज के जो प्रश्न रहे बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, लेकिन कल की क्लास में आप देखेंगे और भी बेहतर प्रश्न होंगे और उसके साथ साथ मैं सारे कुछ डिस्क्राइब भी करते चलूँगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बिल्कुल अच्छे से उसको एक तरीके से डिस्क्राइब भी करते चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।